हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में नंदकिशोर नामक एक गरीब आदमी अपनी बेटी विद्या संग रहता है। कई सालों पहले नंदकिशोर की बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से नंदकिशोर ने विद्या को अकेले ही संभाला। विद्या कॉलेज में पढ़ती है, वहीं नंदकिशोर हाथ गाड़ी चलाता है और उसी के जरिए पैसे कमाता और अपने जवान बेटी का पेट पालता है। बस बस यही रोक दो नंदकिशोर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई साहब। तुम सच में एक बहुत ही अच्छी और एक नेक इंसान हो नंदकिशोर। तुम्हारी हाथ गाड़ी पर सवारी करके काफी अच्छा लगा और ढेरों बातें भी हुई। मिलेंगे फिर कभी। हाँ, जी जी जरूर भाई साहब, बिल्कुल मिलेंगे। उस दिन नंदकिशोर काफी थक चुका था क्योंकि उसने रोज के मुताबिक उस दिन कुछ ज्यादा ही सवारी कर ली थी। इसीलिए शाम के 5 बजते ही वो जंगल में आधे रास्ते तक चलकर ही हाथ गाड़ी रोक लेता है और एक पेड़ की छाया में आराम करता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक शेर आता है और उस शेर की दहाड़ से नंदकिशोर की आंख खुल जाती है और लपक कर उठकर वो बैठ जाता है। शेर, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो शेर नंदकिशोर पर हमला करता है और वहीं नंदकिशोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद विद्या बहुत अकेली पड़ जाती है। ये क्या हो गया? पहले ही मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, अब मेरे बाबूजी भी मुझसे दूर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। विद्या रो रही होती है, तभी वहां पर उसका घर मालिक आकर विद्या को घर खाली करने को कहता है। विद्या के पास तो कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे न चाहते हुए भी घर खाली ही करना पड़ता है। उसके बाद उसकी पड़ोसन रोमिला और उसकी बेटी सोनी दोनों विद्या को अपने घर में ले लेते हैं। विद्या, तुम्हें उदास या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ विद्या, तुम ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। आखिर तुम पड़ोसी थोड़ी हो, तुम तो हमारी अपनी ही हो। धन्यवाद रोमिला काकी। धन्यवाद सोनी। बाद में जब खाना बनाने का समय आता है, तभी रोमिला और सोनी नाटक करने लगते हैं। अरे मेरी कमर, आजकल तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही है मेरी कमर, न जाने क्या हुआ है। अब खाना कौन बनाएगा माँ? घर के सारे काम कौन करेगा माँ? डॉक्टर ने तो मुझे ये सब करने से मना किया है ना, मेरे पीठ का दर्द है ना, उसी वजह से। राम जाने बेटी। ओह, आप दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खाना बना देती हूँ और बाकी के सारे काम भी मैं ही कर देती हूँ। नहीं विद्या बेटी, तुम मत करो, अच्छा नहीं लगता। अरे रुमिला काकी, आप मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, और सोनी अपनी बड़ी बहन, तो अपनों की मदद करने में कैसे दिक्कत। विद्या उस दिन बढ़िया से खाना बनाती है और साथ ही घर के बाकी सारे काम भी करती है। लेकिन उस दिन से अब वो रोज ही सारे काम करने लगती हैं और रोमिला और सोनी दोनों आराम फरमाने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ इस विद्या के बाप को चल बसा और इसे घर खाली करना पड़ा। हमें एक अच्छी खासी मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी तो मिल गई। क्या कमाल का खाना बनाती है ना ये। हाँ सोनी बेटी, वो बात तो है। चल अब शांत बैठ, अगर वो सुन लेगी ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक दिन विद्या जब गांव में एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है, तब वो उसमें जीत जाती है और उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं, जिसमें से 50,000 रुपए वो रोमिला और सोनी को देते हुए कहती है। रोमिला काकी, सोनी, आप दोनों ने मुझे रहने को छत दी, मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इन सब के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अब कंपटीशन में जीते हुए बाकी पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगी और वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी और अकेली ही रहूंगी। क्या? लेकिन बेटी, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तुम ढाबा चलाते हुए भी यहाँ रह सकती हो, कोई मनाही थोड़े न की है हमने। हाँ विद्या। नहीं नहीं, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पैसे जुटाकर एक घर खरीदना है, अब अपने सपनों को पूरा करना है मुझे, और इसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया करूँगी काकी।
विद्या इतना कहकर अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। रोमिला और सोनी उसे रोक भी नहीं पाते। विद्या अब किराए के घर में रहने लगती है और वो बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोलती है, जहां पर दिन रात खाना बनाकर वो बेचा करती। वाह वाह वाह, इतना लाजवाब और बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया भाई। आहा, मुझे थोड़ी और ये ग्रेवी दे दो और एक और रोटी दे दो। ये बटर वाली रोटी काफी स्वादिष्ट है बाई गॉड। वाकई में मानना पड़ेगा, गांव में इतने सारे ढाबे हैं, लेकिन विद्या तुम्हारे ढाबे की बात ही कुछ और है। यहाँ के खाने का स्वाद ही एकदम अनोखा और मजेदार है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या अपने ढाबे के जरिए अब खूब तरक्की करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा गांव भर में तेजी से मशहूर हो जाता है। वो अब कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होती है। ये सब देखकर रोमिला और सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों विद्या से काफी जलने लगते हैं। हमें ये 50,000 थमा गई और खुद रोजाना हजारों रुपए कमा रही है। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगी। विद्या ने हमारे साथ गलत किया है, उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे माँ? उस अनाथ विद्या का ढाबा तो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो रहा है। उस ढाबे पर ही वार करेंगे अब हम। एक वो ढाबा ही है जिसके बलबूते विद्या अपना घर चला रही है। कॉलेज की फीस भी जो है वो भर पा रही है और बाकी के खर्चे पूरे कर पा रही है। लेकिन जब वो ढाबा ही नहीं रहेगा तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद विद्या खुद ना चाहते हुए भी वो ढाबा बंद करेगी और वो गांव वाले जो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं वो ही इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है माँ, जो भी होगा उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब तो हम उस विद्या को बर्बाद करके ही रहेंगे। रोमिला रात को चुपके से विद्या के ढाबे में जाती है और सारा खाना बनाने की सामग्री में जहरीला पाउडर मिला देती है। अब जब गांव वाले जहरीली सामग्री से बना जहरीला खाना खाएंगे तब उनकी मौत हो जाएगी और फिर मिलेगी विद्या को सजा। लेकिन इस दौरान वहां घर के बाहर सोनी को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं और वो काफी डर जाती है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आज तो तुझे हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अरे छमक छल्लो, और ज्यादा चिल्ला मत वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वहां ढाबे से लौट रही विद्या ये सब देख लेती है और वो फौरन पत्थर उठाकर गुंडों को मारती है और वो गुंडे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद विद्या वहां पुलिस बुलाती है और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उतने में रोमिला भी वहां आ जाती है और जब उसे ये पता चलता है कि विद्या ने सोनी की जान बचाई है तभी रोमिला और सोनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे विद्या बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी अभी तेरे ढाबे की सारी सामग्री में जहरीला पाउडर मिला कर आई हूँ और तूने यहाँ पर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ कर दो विद्या, हमने हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाहा, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें प्रायश्चित करने का मौका दे दो, हमें माफ कर दो। आप दोनों ने जो किया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये अच्छी बात है, पर आइंदा से आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी काकी हैं। विद्या उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुधर जाती हैं और विद्या संग अच्छे से पेश आती हैं और साथ ही विद्या अगली सुबह सामग्री को अच्छी सामग्री से बदल देती है और ढाबे के जरिए खूब ज्यादा तरक्की करती है। संदीप अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है। दोनों एक बहुत ही पुराने और पिछड़े हुए गांव में रहते हैं जहां वो अपना ढाबा चलाते हैं, लेकिन उनके ढाबे में बहुत कम लोग आया करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। गायत्री, पहले तो भी हमारे ढाबे पर थोड़े बहुत ग्राहक आया करते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा है। हम क्या करें अब गायत्री? संदीप जी, हमारे गांव में पहले ही से कम लोग रहते हैं और अभी गांव में कोई बदलाव ना होने के कारण सभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए अभी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे गायत्री? जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ये गांव छोड़कर जाना चाहिए
और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना ढाबा खोलना चाहिए। अब यहाँ रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ गायत्री, मुझे भी यही लग रहा है। इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं इस गांव में। यहाँ तो कोई प्रगति होने से रही। चलो आज ही निकलते हैं यहाँ से। रात में 7 बजे की बस आती है बस स्टैंड पर लोहारपुर जाने को। हाँ, तो हमारे पड़ोस का गांव है वो, वहीं जाएंगे अब हम। ठीक है संदीप जी। संदीप और गायत्री दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस में सवार होकर पड़ोसी गांव लोहारपुर जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो लोहारपुर में उतरते हैं, वहां की तपती गर्मी देख वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ठंड के महीनों में इतनी तड़कती भड़कती गर्मी, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ गायत्री, अब बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इस गांव में तो कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे गांव में गर्मी के मौसम में भी नहीं पड़ती थी। चलिए, अब इस गांव में आ ही गए हैं तो अब यहीं पर रुकते हैं। लेकिन गायत्री, जैसे लोग ठंड के मौसम में ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही गर्मी में गर्मी के कारण भी नहीं निकल पाएंगे। इस रेगिस्तान जैसे गांव में हम दोनों अपना ढाबा खोलने जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? कहीं हमें बाद में पछताना न पड़ जाए। जी हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां उन दोनों के सामने एक साधु बाबा आते हैं जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं। बेटा, बेटी, इस भूखे साधु की भूख मिटा दो। कुछ खाने को होगा तो दे दो। बाबा, हमारे पास तो केवल प्याज की चटनी और 2 रोटियां हैं। आधा खाना हमने सफर के दौरान ही खत्म कर दिया था। ये लीजिए, आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बाबा, ठीक है बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा वो खाना खाते हैं और फिर उन दोनों के सामने अपने जादू से एक विशाल जादुई बर्फ की सिल्ली प्रकट करते हैं। ये देख संदीप और गायत्री दोनों चौंक जाते हैं। ये विशाल बर्फ की सिल्ली अपने आप जादू से? इसका मतलब ये है कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं? हाँ बच्चों, मेरे पास दिव्य तिलस्मी जादुई शक्तियां हैं। मैं तो केवल तुम दोनों के मन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकले। धन्यवाद बाबा। ये है एक जादुई बर्फ की सिल्ली। ये बात बहुत समय पहले की है, जब इस गांव में एक बुरा तांत्रिक रहता था जो लोगों की बलि चढ़ाता था अमर होने के लिए। लेकिन एक दिन राजा ने उससे इस गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई अमीर नहीं बनेगा और इस गांव में हमेशा जान लेने वाली गर्मी ही रहेगी। इसीलिए इस गांव में तुम अपना बर्फ का ढाबा खोलना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई बर्फ कभी नहीं पिघलने वाली है। हाँ बाबा, बर्फ के ढाबे में यहाँ इस गांव के लोग आकर सुकून से ठंड में खाना भी खाएंगे। बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद संदीप और गायत्री दोनों उस जादुई बर्फ की सिल्ली से अपना एक बड़ा बर्फ का ढाबा खोलते हैं। ठंडे ठंडे बर्फ के ढाबे में गांव के सभी लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल का खाना है इस बर्फ के ढाबे का। अजीब बात है, ये बर्फ का ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं है? हाँ, और वैसे हम सभी गांव वासियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में अब एक बर्फ का ढाबा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल मेरे मन में भी आया है कि ये ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं। वो तो एक राज है भाई साहब। हाँ, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप बाहर की जानलेवा गर्मी से बचकर इस ठंडे बर्फ के ढाबे में खाना खाने का आनंद लीजिए ना। ये लीजिए आपके छोले कुलचे और लस्सी और आपके भोपाली पोहे और अदरक वाली चाय। धन्यवाद बहन जी। वैसे आप दोनों ने सही कहा, हमें क्या करना है जानकर हमें गर्मी में ठंड के मजे लेने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ यार भाई, ये बात तूने एकदम सही कही। अच्छा गायत्री बहन, मुझे ना एक मस्त आलू पराठा बना दो,
वो भी मक्खन मारकर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आपके ढाबे में तरह तरह के पराठे बनते हैं और उसमें से आलू का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जी जी भाई साहब, अभी दे देती हूँ बनाकर। आपका और आपके दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और गायत्री दोनों का बर्फ का ढाबा पूरे गांव में काफ़ी मशहूर हो जाता है और सभी उनके ढाबे के खाने के दीवाने हो जाते हैं। गर्मी में ठंडे बर्फ ढाबे में खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और अब गायत्री और संदीप दुगना तिगुना पैसा कमाने लगते हैं। देखा गायत्री, कैसे हमारी किस्मत बदली है। कहाँ हम कुछ भी नहीं कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। बस बस, अब ज़्यादा नज़र मत लगाइए जी। थू 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 थू। ये सब हमारी मेहनत का फल है और ख़ासकर आपकी। संदीप जी, आप सच में बहुत मेहनती और होनहार हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री। लेकिन एक दिन जब उस अमर तांत्रिक को ये बात पता चल जाती है कि गांव में एक बर्फ का ढाबा खुला है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में बर्फ का ढाबा किसने खोला? किसने उस गर्मी से तप रहे गांव को ठंडक दी है? अब मैं न सिर्फ ढाबे का विनाश करूंगा, बल्कि साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश करूंगा जिसने उस ढाबे को खोला है। तांत्रिक उस ढाबे के पास जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस बर्फ के ढाबे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आग पलटकर उसी के इर्द गिर्द आ जाती है और वो चारों ओर से उस आग के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस आग को बुझाऊंगा। ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी वहाँ सारे गांव वाले संदीप और गायत्री इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारी शक्तियां इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि तुम एक बुरे तांत्रिक हो और हमने ढाबे के चारों तरफ से एक रक्षा सूत्र बांध दिया है और अब तुम न सिर्फ इस आग के चक्रव्यूह में कैद हो चुके हो बल्कि उस रक्षा सूत्र के चक्रव्यूह में भी कैद हो चुके हो। क्या? उस वक्त तुम्हें इस गांव के राजा जी ने गांव से बाहर ही निकाला था, लेकिन आज इस गांव के सभी लोग मिलकर तुम्हें जिंदा जला देंगे, वो भी इस पवित्र अग्नि से। आज तो जैसी बुराई को हमारी अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं होंगे। तुझे मरना ही होगा तांत्रिक। नहीं। तांत्रिक की सारी शक्तियां नाकाम पड़ जाती हैं और सभी गांव वाले उस पर आग की जलती लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे वो जलकर राख हो जाता है और उस गांव में ठंड पड़ने लगती है और सब तरक्की करने लगते हैं। नीलम अपने पति मिहिर, सास लता, जेठ पंचम और जेठानी यामिनी के साथ रहती है। नीलम और मिहिर दोनों को 2 बेटियां होती हैं जिनके नाम बबली और चिंकी होते हैं। नीलम की जेठानी और सास उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो गरीब घराने से होती है और ऊपर से उसे 2 बेटियां होती हैं। यामिनी और पंचम को एक बेटा होता है जिसका नाम वंश होता है, इसीलिए सास लता बस अपने पोते को ही प्यार देती रहती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए ये अलग से कम तीखी सब्जी बनाई है। आपका पेट हाल ही में ठीक हुआ है, फिर से कोई तकलीफ ना हो इसलिए। हाँ ठीक है नीलम बहू। अच्छा सुन, खाना परोसने के बाद तू खाना मत खाना, पहले जाकर आंगन में सफाई कर दे। मैं और यामिनी आज शाम को आंगन में बैठकर चाय पियेंगे और आंगन में काफ़ी गंदगी हो चुकी है इसीलिए। लेकिन माँ, नीलम ने काम के चक्कर में सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। उसे अभी दोपहर का खाना खाने दीजिए ना, उसके बाद वो काम कर लेगी। अरे तू चुप रह मिहिर, ये मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ, इसीलिए तू हम दोनों के बीच में मत बोल। लेकिन माँ, मिहिर गलत क्या कह रहा है? यामिनी, तुम आंगन की सफाई कर लो, बेचारी नीलम भूखी है सुबह से। पंचम, तुम्हें नीलम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? यामिनी और लता नीलम से काम कराते हैं और उसके बाद वो खाना खाती है। फिर एक दिन, ये लो वंश, आपके लिए टॉफी लाई हूँ मैं बाजार से। ताई जी, आपने मेरे लिए नहीं लाई टॉफी? हाँ ताई जी, हमें भी टॉफी खानी है। ओ कलमुइयो, हटो यहाँ से, आई बड़ी। हमें भी टॉफी खानी है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए जाओ यहाँ से, नालायक कहीं की। यामिनी बबली और चिंकी को धक्का मारकर पीछे करती है, जिस कारण वो दोनों फर्श पर गिर जाती हैं और उनके सर में चोट आती है। चिंकी, बबली मेरी बच्ची, हे भगवान। यामिनी भाभी, ये कोई तरीका है बच्चों के साथ पेश आने का? आपने बहुत गलत किया है ये। अरे जाओ जाओ, ज्यादा मुंह मत चलाओ।
थोड़े दिनों बाद अचानक से एक रात मिहिर को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है, जिसके बाद लता और यामिनी नीलम, बबली और चिंकी का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं और उन तीनों को भी घर के बाहर निकाल देते हैं। आप दोनों ऐसा क्यों कर रही हो माँ जी? भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बच्चियों को लेकर इतनी ठंड में? जेठ जी, हमारे साथ ये अन्याय मत होने दीजिए जेठ जी। यामिनी, माँ, आप दोनों इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तू चुप कर पंचम। तूने अगर इस नीलम की साइड से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, और अगर इस नीलम को बाहर के बाहर मदद की ना तो तुझे मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा, समझा? माँ, ये क्या बकवास कर रही हो आप? बकवास नहीं, ये बिल्कुल सही है। अरे कौन पालेगा इस नीलम की ये पनौती बेटियों को? बेटे होते तो हम शान और खुशी से पालते, लेकिन बेटियों का क्या है? बेटियां तो होती ही है पनौती। भूलिए मत भाभी कि आप भी किसी की बेटी हो, और एक बेटी कभी पनौती नहीं होती। वो तो घर की लक्ष्मी होती है, उसके पैरों में स्वर्ग होता है, उसकी खुशी से ही घर में रौनक होती है। अरे चलो फुटो यहाँ से, बहुत दे दिया ज्ञान तुमने, अब मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी है। बेचारी नीलम अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है। रात होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है और बबली और चिंकी दोनों को काफ़ी ठंड लगने लगती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है माँ, हमें कंबल चाहिए। हाँ माँ, मुझे तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। बस बच्चों, आज की रात की ये बात है, कल मैं किसी भी हाल में रहने की व्यवस्था कर लूँगी कहीं पर। उस रात तो नीलम अपने दोनों बच्चों पर साड़ी के पल्लू डालकर उन्हें सुला देती है और खुद ठंड में रात भर कांपती रहती है। सुबह होने पर वो उन दोनों को लेकर काम ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन सुबह से शाम तक काम ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, मेरी दोनों बच्चियां भूखी हैं, कुछ तो कीजिए। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरी बेटियों के लिए कहाँ से लाऊं मैं खाना? तभी वहां पर नीलम को एक ढाबा दिखाई देता है जिसके मालिक का नाम राजू होता है। नीलम राजू से जाकर कहती है, काका जी, कुछ खाने को दे सकते हो क्या आप? मेरी बेटियां कल से भूखी हैं। नहीं नहीं, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। काका जी, आप चाहो तो मैं आपके ढाबे पर खाना भी बना सकती हूँ। मेरे हाथ का खाना बहुतों को पसंद आता है। क्या? ठीक है, तुम आज रात तक बनाओ खाना, मैं देखता हूं ग्राहक क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें आज रात तक काम करने की कोई पैसे नहीं दूंगा। बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ये करूंगा। और हाँ, तुम्हारी बेटियों को खाना दूंगा मैं। अरे वाह, ठीक है काका जी, कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ मत दीजिए आज के लिए, लेकिन मेरी बेटियों को खाना दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके ढाबे पर खाना बनाने देने का अवसर देने के लिए। बबली और चिंकी उस ढाबे में खाना खाती हैं और नीलम उस ढाबे में जाकर खाना बनाने लगती है। नीलम के हाथ का बना खाना खाकर सभी ग्राहक उसकी खूब तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है! इतने स्वादिष्ट छोले कुलचे तो कहीं नहीं मिलते। क्या बनाए हैं तुमने भाई? मैं तो ये पनीर भुर्जी एक और बार खाऊंगा, भाई बहुत बढ़िया खाना बनाया है। जी धन्यवाद। रात को जब ढाबा बंद करने का समय होता है तभी, काका जी, सभी ग्राहकों को मेरे हाथ का सारा खाना पसंद आया। अब क्या मैं आपके ढाबे पर काम करने लायक हूँ? हाँ, तुम कल सुबह से मेरे ढाबे पर आकर खाना बनाया करना। ठीक है काका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से नीलम राजू के ढाबे पर काम करने लगती है। नीलम के जीवन में सब कुछ अब ठीक होने लगता है। वो 1 महीने में ही किराए के मकान में रहने लगती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ढाबे पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश एक नेक आदमी रहता है और उसका गांव में ही अच्छा खासा बिजनेस होता है। सुरेश यूं ही ढाबे पर आता जाता रहता और इस बीच नीलम और सुरेश को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नीलम अपने जीवन में फिर से किसी आदमी को लाने के लिए बहुत घबराती है, लेकिन वक्त के साथ उसकी और सुरेश की शादी हो जाती है और शादी के बाद नीलम अपना खुद का ढाबा खोलती है। नीलम, अब तुम खुद के ढाबे में खाना बनाकर अपने रेस्टोरेंट को खोलने के सपने को साकार करना। हाँ सुरेश जी, धन्यवाद मुझे और मेरी बेटियों की जिंदगी में फिर से खुशियां लाने के लिए। अब नीलम के ढाबे की तरक्की को देख राजू को बहुत गुस्सा आने लगता है। जब किसी के पास कुछ नहीं था तब ये मेरे पास काम मांगने आई थी और अब मेरे ही रास्ते का कांटा बन रही है। नहीं, मैं इसके ढाबे को बर्बाद करके रहूंगा।
जलकुकड़ा राजू रात के समय नीलम के ढाबे में घुसकर हर एक सामान में जहर मिलाने लगता है। तभी वहां पर कुछ चूहे उसके पैर पर काटते हैं और वो चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज से आसपास के लोग उठ जाते हैं और राजू को रातों रात ढाबे के सामान में जहर मिलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। काका जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे जीवन में हो रही तरक्की को देखकर आपको खुशी महसूस होनी चाहिए थी, आपको मुझ पर गर्व महसूस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। उस दिन के बाद नीलम अपने काम पर काफी अच्छे से ध्यान देने लगती है और कुछ सालों के परिश्रम के बाद वो अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है और जिंदगी में बहुत आगे जाती है। रौनकपुर कहकर एक गांव में शिवांगी अपने बूढ़े पिता जगमोहन के साथ रहती है। शिवांगी का इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई नहीं होता। शिवांगी भगवान शिव की परम भक्त होती है और वो हर सोमवार को सुबह सवेरे जल्दी उठकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा आराधना कर उन्हें दूध अभिषेक करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिवजी, कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे मयंक जैसा एक अच्छा वर मिल रहा है, जिसके साथ मैं अपने आगे के जीवन को बिताना चाहती हूँ। बस आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई विलम्ब ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। शिवांगी मंदिर में घंटों तक बैठकर शिव जी से बातें किया करती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, मंदिर का परिसर खाली हो जाता है, तब भी शिवांगी वहां से नहीं जाती। एक दोपहर, अरे शिवांगी बिटिया, तुम अभी तक यहाँ पर हो? हाँ पिताजी, आपकी सेहत और लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ, ताकि मेरे विदा होने के बाद आप सही सलामत रह सको। और देखना, मेरे शिवजी ना आपको किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देंगे। वो बहुत भोले हैं और परोपकारी हैं, इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। हाँ बिटिया, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे पिताजी, आज आप इतनी तेज दोपहरी में यहाँ क्यों आए, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लाडो, तू कहीं नहीं मिली तो अपने शिव जी के पास ही मिलेगी। और आज हमें बाजार जाकर तेरी शादी की बची हुई खरीदारी करनी है ना। पिछले महीने पूजा भंडार से मेरी अच्छी कमाई हुई है। बचत किए हुए पैसों से और पूजा भंडार से कमाए गए पैसों से आज हम खरीदारी कर पाएंगे। ठीक है पिताजी। जगमोहन का गांव में एक पूजा भंडार होता है, जहां वो सारी पूजा सामग्री बेचा करता है। वो अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ता है और उसने अपनी बेटी को ये दिन दिखाने के लिए काफी सारे संघर्षों को पार किया होता है। शिवांगी की शादी गांव के एक अच्छे घराने वाले लड़के मयंक के साथ तय हुई होती है। शादी के 15 दिनों पहले अचानक से जगमोहन के सीने में दर्द जाग उठता है और शिवांगी उसे फौरन शहर के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर, क्या हुआ? कैसे हैं मेरे पिताजी? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, आपके पिताजी को ये स्ट्रेस के कारण हुआ है, लेकिन इन्हें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है, क्योंकि पहले भी इन्हें दिल की बीमारी रह चुकी है। उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए थे पूरी तरह। तो अब आप इनके खाने पीने का ख्याल रखा कीजिएगा और इन्हें टेंशन से दूर रखिए। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। घर जाने के बाद, पिताजी, आपने किस बात की चिंता की इतनी? क्या परेशानी है आपको? किसी बात की चिंता नहीं नहीं बिटिया रानी, बस जल्दी से तेरा कन्यादान कर दूं, फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे जाने से पहले अपनी लाडो रानी की शादी होते हुए देखनी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? जरूर देखेंगे आप मुझे विदा होते हुए। ये भी कोई बात हुई? हाँ, देखना, आप ना शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे। शिवजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ शिवांगी बिटिया। शिवांगी और मयंक दोनों ही अपनी शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। शादी के पहले मयंक शिवांगी से मिलकर उससे कहता है, शिवांगी, जगमोहन काका शादी के बाद अकेले कैसे रहेंगे? अभी उन्हें ये हुआ है, कल को भगवान न करे फिर से कुछ हो गया तो
वो अकेले क्या करेंगे, किससे कहेंगे? हाँ मयंक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शादी के बाद वो हमारे घर में ही रहेंगे। माँ और पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों से इस विषय पर मैंने बात कर ली है। मयंक, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो, और मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा होने वाला पति और ससुराल वाले मिले। काकी काका ने तो पिताजी से दहेज भी नहीं लिया, और तो और शादी का आधे से ज़्यादा खर्चा वो लोग ही उठा रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सच में। ये सब मत कहो, हमारा रिश्ता तो स्वयं देवों के देव महादेव ने लिखा है, और हमारा साथ आना भी उन्हीं के कारण हुआ है। हाँ मयंक, सो तो है। जब शिवांगी मयंक से मिलने गई होती है, उस दौरान जगमोहन को अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो घर पर ही अपना दम तोड़ देता है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे ही शिवांगी घर पहुंचती है, वो अपने पिताजी को मृत देखती है। ये देख एक पल में ही शिवांगी की दुनिया इधर से उधर हो जाती है। पिताजी, ये नहीं हो सकता। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, उठिए ना पिताजी। थोड़ी देर बाद मयंक और उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं और सूर्यास्त होने से पहले जगमोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। पिताजी के जाने के बाद शिवांगी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका इस दुनिया में अपने पिताजी के अलावा और कोई था भी नहीं, और इकलौते वो भी अब जा चुके थे। मयंक और उसके माता पिता शिवांगी को सांत्वना देते हैं। शिवांगी बेटा, बस बेटा, अब होनी को कौन टाल सकता है भला। यूं रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो बेटा, कुछ खा लो। तुमने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया। शिवांगी खा लो कुछ, तुम बीमार पड़ जाओगी। उन लोगों के कहने पर शिवांगी अन्न के 2 निवाले खाती है। 3 दिन बाद शिवांगी, अब मयंक, तुम दोनों की शादी का दिन है कल। ये रहे तुम दोनों के कपड़े। शिवांगी बेटा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? खुश तो हूँ काका जी, लेकिन मेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि वो जाने से पहले मेरा कन्यादान कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उसी बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे। उन्हें गए अभी तक ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और हम शादी करा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करें बेटा, पंडित जी ने तो पहले ही कहा है कि कल के बाद शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है। शिवांगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारी बहू नहीं बनने जा रही हो, तुम तो हमारी बेटी ही हो, और अपनी बेटी को हम किसी चीज की कमी खलने नहीं देंगे। धन्यवाद काका जी। दिल में कई सारी दर्द भरी यादें सजोकर शिवांगी अपने शादी का जोड़ा पहन लेती है और वो शादी के मंडप में पहुंचती है। तभी पंडित जी कहते हैं, कन्यादान के लिए अपने पिताश्री को बुलाओ बिटिया। वो दरअसल पंडित जी, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, उनकी हाल ही में। तभी अचानक से हवाएं तेज चलने लगती हैं और हर तरफ धुआं धुआं छा जाता है। और तभी कुछ क्षण बाद सभी देखते हैं कि वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी को देख सबके होश उड़ जाते हैं। शिव जी आप, ये तो चमत्कार हो गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप यहाँ कैसे? अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक पिता को आना ही पड़ा शिवांगी। मैं जानता हूं जगमोहन के जाने से तुम बहुत टूट चुकी हो, लेकिन बेटी, जगमोहन का इस संसार से केवल देह खत्म हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी संसार में है। वो यही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, और मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा हर क्षण तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा बेटी। धन्यवाद शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और इस प्रकार शिव जी अपनी बेटी शिवांगी का कन्यादान करते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह अलौकिक दृश्य देख सभी चकित रह जाते हैं। शिवांगी को अपनी भक्ति का फल आखिरकार मिल ही जाता है और वो अपने पति और ससुराल वालों संग खुशी से जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।